देखिए इधर की जो आपका आईपीसी की धाराएं हैं, आपका दो जो अपराध हैं, आपका चोरी यानी कि थेफ्ट और उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन, ज़्यादा इसमें ही समय लगता है पढ़ाने में। इसके बाद जब थोड़ा बहुत लूट में लगेगा और उसके बाद अगले अपराधों में कम समय लगता है, यानी कि टाइम नहीं लगता ज़्यादा। देखिए आपका फिर एक बार दोहरा दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। एक्सटॉर्शन हम पढ़ा रहे थे। आइए बैठिए भाई। देखिए आपका एक्सटॉर्शन अभी दृष्टांत भी बताना है, थोड़ा बहुत अभी बचा है। एक्सटॉर्शन में आपका दो तीन बातें और जानना है जो अभी बचा रह गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है और कहा जाता है कि आप ये कार्य करिए, तो वह एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति कानून द्वारा उस कार्य को करने के लिए क्या है बाध्य। जैसे कि कोई व्यक्ति टैक्स देने के लिए बाध्य है और कहा जाए कि आप टैक्स दीजिए नहीं तो गाड़ी नहीं रिलीज होगी, और आपका गाड़ी ले ली गई और जब टैक्स भरा तब गाड़ी दी गई, तो ऐसी दशा में एक्सटॉर्शन नहीं है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए वह कानूनन क्या है, बाध्य है। एक लाइन और याद रखना है। इसे कॉन्ट्रैक्ट की धारा 15 में आपका कोर्सन या प्रपीड़न नहीं माना जाएगा, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 15 में भी इसे उत्पीड़न या प्रपीड़न या कोर्सन नहीं माना जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन बिहार जे में आया था कि क्या सांविधिक बाध्यता प्रपीड़न होगी, तो आपका जवाब रहेगा नहीं होगी, क्योंकि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कानूनन क्या है, बात। ये सतर्क रहना है। इसके बाद आपका सेक्शन आपका पढ़ाया गया था। सेक्शन के बाद जो आपको पढ़ना है आपका एलेस्टेशन, और तब आपका दंड की मात्रा। हाँ, एक और बात याद रखिए जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एक्सटॉर्शन के लिए, कि अगर प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी गई है तो ऐसी दशा में एक्सटॉर्शन का अपराध पूरा हो जाएगा, और यदि प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं की गई अर्थात नहीं दी गई है, तो ये केवल एक्सटॉर्शन का प्रयास होगा, एक्सटॉर्शन नहीं होगा। यानी कि अटेम्प्ट टू क्या होगा, एक्सटॉर्शन। इसके बाद आइए आपका दृष्टांतों को देखा जाए। 383 निकाल लीजिए बेयर एक्ट। आपका आवश्यक तत्व हम बता चुके हैं। अब आपका जो चलना है आपका माने एक्सटॉर्शन में जो एलेस्टेशन है, देखिए भाई निकाल लीजिए। देखिए आपका जो आपका दृष्टांत है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और क्यों एक्सटॉर्शन होगा क्यों नहीं होगा ये आपको अच्छे से देखना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन भाई बना है, और एक एक एलिस्ट्रेशनों को मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला एलिस्ट्रेशन भाई, क यह धमकी देता है कि यदि ब ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा, और इस प्रकार वह धन देने के लिए दूसरे को उत्प्रेरित करता है। तो जैसे ही धन दे दिया गया, एक्सटॉर्शन का अपराध पूर्ण। अभी धन नहीं दिया गया तो आपका ये एक्सटॉर्शन का प्रयास होगा। और जो अगली धाराओं में हम बताएंगे कि एक्सटॉर्शन का प्रयास किस धारा में दंडनीय है, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो इसके बाद आपका चलेगा। फिर एक बार आपका समझिए, यहाँ जो आपको समझना है अच्छे से, आप लोग खुद बताइए कि ये जो दृष्टांत हमने बताया इसमें आपका ये कवर करना है कि छत का भय दिखाया गया है,
तो आखिर किस क्षति का भय दिखाया गया? शरीर का, कि संपत्ति का, कि ख्याति का, कि मन का? ख्याति का। यानी कि पहला उदाहरण किस भय पर आया? ख्याति। जैसे कि आपका बाबा का भी उदाहरण ले सकते हैं कि चेलवा ने, यानी बार बार सुबह सुबह चेला नहीं चेलवे ही आ रहा है। इसको सुधारा जाए भाई, क्योंकि भाई आपका चूंकि हजारों लोग आपका ये पढ़ते भी रहते हैं, तो आपका यानी कि चेले ने आपका गुरुजी को धमकी दिया कि हे गुरुजी, अगर आप हमें 1 करोड़ रुपया पेट्रोल पंप के लिए नहीं देंगे तो ये जो वायरल वीडियो है अश्लील हम वायरल कर देंगे। तो ये आपका एक्सटॉर्शन हुआ नहीं, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं गया, तो होगा क्या? अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन। इसके लिए अगली धारा हम बताएंगे। अभी थोड़ा, अगर चेला पैसा ले लिया होता तब ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन माना जाता, तो सोशल मीडिया पर जब अश्लील वीडियो चलने लगेगा तो शरीर को नुकसान होगा कि संपत्ति को, कि ख्याति को, कि मन को? हाँ, तो देखिए नए लोग भी पकड़ने लगे किसको। तो बस यही पॉइंट याद रखना है। यानी कि 4 क्षति हैं, 4 में से कोई एक कराइएगा। और दूसरे से आपका या तो कोई संपत्ति दिलवा दीजिएगा, यानी कि चल या अचल, या धन दिलवा दीजिएगा, पैसा पैसा पैसा, या कोई कागज लिखा पढ़ी करके दिलवा दीजिएगा, जिसे किस रूप में कन्वर्ट किया जाए? मूल्यवान प्रतिभूति। अब अगला दृष्टांत अब सही रहेगा। देखिए, एक बार जब कंसेप्ट आपका बन गया तो कहीं से भी अगर उदाहरण पूछा जाए, हमें लगता है कि नए लोग भी अब कवर कर लेंगे। अगला देखिए, को यह धमकी देता है कि यदि को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक प्रामिजरी नोट यानी कि वचन पत्र हस्ताक्षरित करके को परिदत्त नहीं कर देगा, तो वह यह केसिस को सदोष परिरोध में रखेगा। तो जैसे ही वचन पत्र दे दिया जाता है, ये अपराध पूर्ण हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है, इसमें क्षति का भय दिखाया गया है, तो जिससे पैसा लिया जा रहा है उसको दिखाया गया कि उसके बच्चे को, कि हम आपके बच्चे को क्या करेंगे? बंधक बना लेंगे। और संपत्ति ली नहीं गई, यानी कि चल अचल धन लिया नहीं गया। कहा गया कि एक कागज पर ये लिख कर दो कि तुम मेरा 1 लाख रुपया उधार लिए हो, और इस तारीख को बिना शर्त के, भाई वचन पत्र अशर्त होता है। क्या होता है? रकम निश्चित होती है, ये भी याद रखिए, रकम निश्चित और अशर्त हम वादा करते हैं कि लौटाएंगे। और जिस व्यक्ति का शिष्य था उसने ये कागज पर लिखकर और धमकी देने वाले को जब दे दिया, तो जब आपका दे दिया, तो अब समस्या ये है कि क्या ये जो कागज पर लिख कर दिया गया है प्रामिजरी नोट, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि आपका मूल्यवान प्रतिभूति है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इस ये कागज केवल नहीं है, ये आपका 1 लाख रुपया है, भले कागज के रूप में हो, वसूला जा सकता है। तो वचन पत्र होता क्या है? यह किस कानून से गवर्न होगा? जो लोग बिहार और एमपी इत्यादि दे रहे हैं उनको याद होगा, वचन पत्र एनआईए एक्ट में जाएगा, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाएगा, यानी कि शॉर्टकट में एनआईए, परक्राम लिखत अधिनियम। और आपका सेक्शन देखिए, हम भी भूल रहे हैं, 4, 5, 6, 4 में है, 4 में है वचन पत्र की परिभाषा। किस में है? और देखिए, हम कंफर्म नहीं है, आप लोग बता रहे हैं, तब हम भी हर एक धारा हमें भी याद नहीं रह सकती हमेशा। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि परक्राम्य का मतलब क्या? तो 3 ऑप्शन देगा, चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र। उपर्युक्त सभी
तो उपर्युक्त सभी मार के आइएगा। और उत्तराखंड जो लोग दे रहे हैं, जीएस में भी पूछा जाता है कि सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा किस कानून के तहत की जाती है? तो एनआईए की धारा 25, सही है ना? एनआईए की धारा 25, यानी कि आज अवकाश रहेगा तो एनआईए की धारा 25। अगला दृष्टांत देखिए आपका। क यह धमकी देता है कि ख को कुछ उपद परिदत्त करने के लिए शास्त्र युक्त बंद पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा तो वह य के खेत को जोत डालेगा। यानी कि ए बी से कहता है कि हे बी, तुम एक कागज पर साइन करके हमें दो, कि लिख कर दो कि जब अनाज उत्पन्न होगा तो इतना हम अनाज आपको देंगे, और अगर लिख कर नहीं दिए तो तुम्हारा खेत हम जोत डालेंगे, फसल बर्बाद कर डालेंगे। तो पहला बताइए, क्षति का भय दिखाया गया तो शरीर का कि संपत्ति का कि ख्याति का कि मन का? भाई खेत जोत डालेगा तो शरीर को नहीं, ख्याति को नहीं, मन को नहीं, बल्कि किसको? संपत्ति। और कहता है कि लिख कर दो, तो जिस कागज पर लिख कर दिया जाएगा वह कागज इतना महत्वपूर्ण है कि उसी के आधार पर अनाज का कुछ हिस्सा ए पा लेगा। अतः ऐसी दशा में ए ने क्या किया? एक्सटार्सन। देखिए अगला, देखिए चौथा। क य को घोर उपहत के करने के भय में डालकर बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर साइन करे, अपनी मुद्रा यानी कि सील या मोहर लगा दे, उसे क को परिदत्त कर दे, और यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके क को परिदत्त कर देता है। और यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरी कागज मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए कौन ने एक्सटार्सन किया? देखिए आपका, अब आपका घोर उपहत का भय दिखाया गया है तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है। शरीर का भय दिखाया गया है कि संपत्ति के हानि का कि ख्याति का कि मन का? शरीर का। घोर उपहत माने क्या? शरीर। आईपीसी की किस धारा में परिभाषा दिया गया है? 320 320। कितने प्रकार की उपहत को घोर उपहत कहेंगे? 8 प्रकार के, भी यूपीएपीओ में है। कितने प्रकार? और लास्ट वाला है कितने दिन बिस्तर पर पड़ा रहेगा? तो 20 दिन। अब अंत में आ सकता है कि 20 दिन कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। फ्रांस से ये लिया गया है। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हो सकता है बन जाए। तो भाई घोर उपहत नए लोगों के लिए बता दिया जाए। गंभीर चोट, एक चोट साधारण होती है और दूसरा क्या? गंभीर, सीरियस। तो आपका सीरियस चोट पहुंचाने की धमकी देता है, कहता है कि चेक पर साइन करो, नहीं तो क्या करेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे। और बी ने चेक पर साइन करके दे दिया, तो क्या एक्सटार्सन हुआ कि नहीं हुआ? अगला ये भाई आपका आगे देखा जाए। अब आपका जो देखना है, आपका एक और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दिया जाए जो मेंस और इंटरव्यू में आता है, तब आगे बढ़ा जाए। और वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका है कि चोरी और उद्यापन में डिफरेंस क्या है? यानी कि आपका चोरी यानी कि थेफ्ट और एक्सटार्सन में डिफरेंस देख लिया जाए, और तब आपका अगली धाराएं यानी कि 300 आपका 84 से हम पढ़ाएंगे। देखिए आपका काफ़ी क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी बनता है और काफ़ी आपका मेंस में भी बनता है कि आपका चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है। एक सेकेंड भाई, देखिए कम से कम 5-6 अंतर मैं बता रहा हूँ, और अब आप लोग क्लियर कट पढ़ चुके हैं, और अब आप लोग खुद कम से कम 5-6 अंतर तो आप खुद निकाल लेंगे इतना पढ़ाने के बावजूद भी। अब आइए देखा जाए कैक अंतर। पहले यहाँ थेफ्ट या चोरी, और दूसरा कौन सा आपका हम लिख दें? उद्यापन। पहले तो चोरी के बारे में दोनों के बारे में प्रावधान अध्याय 17 में किया गया है,
दोनों संपत्ति के ही विरुद्ध अपराध हैं, फिर भी इसमें अंतर निम्नलिखित है। ये भूमिका 2 लाइन बांध दीजिएगा लिखते समय आपका कहीं भी। फिर मैं बता रहा हूँ कि संपत्ति संबंधी अपराधों का उल्लेख आईपीसी के अध्याय 17 में धारा 378 से लेकर 462 तक किया गया है। चोरी और उद्यापन दोनों संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। अब ये भूमिका 1 लाइन बांध देंगे तो आपका जान जाएगा एग्जामिनर की लड़का जानता है कि किस चैप्टर में क्या है। तो पहला अंतर चला जाए, चोरी के बारे में सेक्शन ही अलग कर लिया जाए। 378 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है, 382, और एक्सटॉर्शन के बारे में 383 से लेकर 389। अब आइए आपका देखा जाए चोरी किस प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो क्या बताया गया था, दूसरा अंतर ये दिखाएंगे कि चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है, लेकिन अभी हमने बताया था कि एक्सटॉर्शन या उद्यापन किस प्रॉपर्टी का हो सकता है, चल और अचल दोनों। याद रखिए दोनों हो सकता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर यह है कि चोरी के लिए भय दिखाना आवश्यक नहीं है। यानी कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि थेफ्ट या चोरी के लिए भय दिखाया जाए। तो किसके लिए फियर या भय दिखाना आवश्यक नहीं है, तो किसके लिए, चोरी के लिए भय दिखाना आवश्यक नहीं है। अब एक्सटॉर्शन आ जाइए। एक्सटॉर्शन में भय दिखाना आवश्यक है, और किसका भय दिखाया जाता है, क्षति का। भाई आपका तीसरा अंतर हो गया कि उद्यापन में क्षति का भय दिखाना आपका आवश्यक है। अगला देखिए, चोरी किसके प्रति अपराध है, यानी कि कब्जे के विरुद्ध अपराध है कि स्वामित्व के, कि दोनों के। तो आप बताइए क्या बताया गया था, कब्जा। यानी कि चोरी के लिए, चोरी का जो अपराध है वह किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध। और जबकि आपका एक्सटॉर्शन दोनों मार कर आइएगा, यानी कि कब्जे के भी विरुद्ध अपराध हैं और किसके विरुद्ध, स्वामित्व, यानी आपका जो स्वामी है उसके विरुद्ध भी अपराध हो सकता है, और जो कब्जेधारी है उसके विरुद्ध भी। लेकिन चोरी, आपका जो चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध। अब अगला देखा जाए आपका जो अति महत्वपूर्ण है, आपका ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपका अटैक करना है। पहला यही बताइएगा इंटरव्यू में कि थेफ्ट या चोरी में अभियुक्त अपने हाथों से संपत्ति को हटाता है। यानी कि जहाँ तक चोरी की बात है, जो चोर है वह अपने हाथों से ही संपत्ति को क्या करता है, हटाता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे ए बी के घर में घुसा और सभी लोग सो रहे थे। धीरे से बक्सा खोला, उसमें से कुछ गहने निकाल कर चंपत हो गया। तो अभियुक्त अपने हाथ से संपत्ति निकाला कि भाई दूसरे लोगों ने दिया अपने हाथ से। तो चोरी में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से प्रॉपर्टी को हटाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सटॉर्शन में जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अभियुक्त को संपत्ति हैंडओवर करता है। तो एक्सटॉर्शन का एक उदाहरण दे दिया जाए। ए ने बी को छत के भय में डाला और कहा कि तुम अपनी घड़ी हमें दे दो। घड़ी का उदाहरण देखा जाए। अब बी अपनी कलाई से खुद ही अपनी घड़ी खोलता है और किसको देता है, ए को। तो ये अपराध शुद्ध रूप से उद्यापन होगा। और यहीं अगर ए बी की कलाई से घड़ी खोल कर निकाल ले तो ये एक्सटॉर्शन नहीं, ये चोरी होगा। और लूट में कन्वर्ट कब होगा वो अब आगे बताया जाएगा, अभी नहीं, नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट इधर उधर हो जाएगा।
तो फिर हम इसको बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका पॉइंट, कि चोरी में अभियुक्त जो होता है अपने स्वयं हाथों से प्रॉपर्टी को हटाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन या उद्यापन में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से नहीं हटाता, बल्कि आपका जो भयभीत जिसको किया गया है या कोई अन्य व्यक्ति आपका अपने हाथों से संपत्ति अभियुक्त को या किसी अन्य को हैंड ओवर करता है। अभियुक्त अपने हाथों से नहीं नहीं निकालता। अगला आइए देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि जहाँ तक आपका कंसेंट या सम्मत पर आ जाइए, सम्मत पर भी अटैक करना है। चोरी आपका जब चोरी की जाती है तो सतर्क ये रहना है कि जिस व्यक्ति का चल संपत्ति पर कब्जा था उसकी रजामंदी के बिना, यानी कि उसकी कंसेंट के बिना अभियुक्त संपत्ति को हटाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के घर में घुसा और बी की रजामंदी या कंसेंट या सहमत के बिना बी के घर से कुछ आपका सोना लिया और लेकर क्या हो गया, चंपत, ये क्या कहलाएगा, चोरी। दूसरा हम बताना ये चाह रहे हैं, सबसे ये भी महत्वपूर्ण है, कि एक्सटॉर्शन या उद्यापन के अपराध में जो व्यक्ति संपत्ति को देता है, चाहे वो चल हो या अचल, वह सम्मत से ही देता है, लेकिन जो सम्मत उसकी प्राप्त की गई है वह स्वतंत्र नहीं है। किसका भय दिखाकर प्राप्त की गई है, क्षति का। फिर इसको एक बार समझा रहा हूं मैं, क्योंकि भाई आपका कठिन है ये समझना और समझाना। चोरी में चोरी सम्मति आपका जिस व्यक्ति का सामान है उसकी सम्मति होते ही नहीं तब आपका चोरी का अपराध होगा, और अगर जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसकी सम्मति से ही संपत्ति हटाई गई है, मैंने संपत्ति हटाई कैसे गई, उसकी सम्मत से ही, खुद ही संपत्ति हटाया, लेकिन जो रजामंदी पाई गई वह फ्री नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि किसका भय दिखाकर रजामंदी पाई गई है एक्सटॉर्शन में, क्षति का भय। ये अच्छे से याद रखना है। अगला आइए, संपत्ति संबंधी अपराधों में चोरी का जो स्थान है वह प्रथम है, और जबकि एक्सटॉर्शन चौथे स्थान पर कानून में रखा गया है, सेकंड, यानी कि चोरी आपका प्रथम स्थान पर आती है, जबकि एक्सटॉर्शन चौथा अपराध है संपत्ति के विरुद्ध, माने क्रम से देखा जाए तो दूसरा, और एक्सटॉर्शन चोरी और लूट के बीच का एक अपराध है। इसके बाद आप ये दिखा सकते हैं, अगला अंतर हम देखते हैं कि चोरी में संपत्ति हैंडओवर करने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया जाता, उकसाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो तो अभियुक्त आपका गुप्त रूप से संपत्ति को क्या करता है, हटा लेता है। लेकिन एक्सटॉर्शन में हमने क्या बताया कि जिसको क्षति का भय दिखाया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाता है बेईमानी से कि आप अपने हाथों से संपत्ति अभियुक्त को या अभियुक्त जिसको कहे उसको प्रदान करिए। बताइए, संपत्ति उत्प्रेरित किसमें किया जाता है और किसमें नहीं? तो चोरी में उत्प्रेरित नहीं किया गया, लेकिन एक्सटॉर्शन में लास्ट लाइन देखिएगा, उत्प्रेरित किया जाता है कि आप संपत्ति हमें क्या करिए, दीजिए। एक और आपका अंतर कह सकते हैं इंटरव्यू में आपका, कि चोरी चुपके से होती है और एक्सटॉर्शन खुलेआम होता है। ये भी अंतर आप कह सकते हैं। चोरी आपका चुपके से होती है, यानी कि आपका छुपा कर होती है, और जबकि एक्सटॉर्शन खुलेआम होता है, क्योंकि बाबा को धमकी दिया गया चेले द्वारा तो खुलेआम दिया गया, यहीं धीरे से बाबा की तिजोरी खोलकर पैसा निकाल लेता तो क्या होता, चोरी। लेकिन कहा कि दे दीजिए पैसा, नहीं तो हम वीडियो क्या कर देंगे, वायरल, तो चोरी नहीं। ये किसमें कौन सा अपराध होगा,
एक्सटॉर्शन यानी कि चोरी गुप्त रूप से होती है, और एक्सटॉर्शन कैसे होता है, खुलेआम होता है। जैसे कि आपका जो मॉडल हैं या सेलिब्रिटी हैं, ड्रग्स कोकीन अफीम गुप्त रूप से लेते हैं, लेकिन जब खुल जाता है रात तो खुलेआम हो जाता है, यानी कि पूरा समाज जान लेता है। और 90% फिल्मी इंडस्ट्री के लोग, मैं बता दूं 90% आपका कह सकते हैं कि जब तक वह ड्रग्स कोकीन या हीरोइन या गांजा या चरस नहीं पिएंगे, तब तक आपका वह नौटंकी यानी कि एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। और 90% लोग आपका नशेड़ी हैं फिल्मी इंडस्ट्री में। कभी भारती पकड़ी गई तो कभी कोई पकड़ा गया, तो कभी रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाती है, तो कभी कोई। भाई पकड़े जाते हैं लोग, फिर अपना मुकदमा चलता रहता है, लेकिन जो नशा है वो हटा नहीं। और नए लड़के फिल्मी इंडस्ट्री में, आपका खुद शाहरुख खान का बेटा जो है आर्यन खान खुद कह रहा है कि अब पूछा गया एनसीबी द्वारा कि क्या आपने अपने पिताजी को बताया था कि हम जा रहे हैं पार्टी करने। तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पिताजी के पास तो हमसे बात करने का समय ही नहीं है। और बात करने के पहले पॉइंट लिया जाता है, तब उनसे बात हो पाती है। यानी कि पैसा पैसा पैसा। अब भले परिवार जाए चूल्हे भाड़ में, हमें क्या चाहिए, पैसा। तो यही पैसा लड़कों को क्या करता है, आपका ड्रग्स कोकीन और हीरोइन के और चरस और गांजा अफीम के धंधे में ढकेल देता है। इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सामाजिक नियम कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने परिवार पर भी ध्यान दीजिए। कल लड़का और लड़की नालायक निकल गया तो इसके बाद पैसा काम नहीं करेगा, और जिंदगी भर क्या करेंगे, रोएंगे, और कुछ नहीं हो सकता। तो केवल पैसा ही नहीं है भाई। आपका इस प्रकार अंतर बताया गया। कोई समस्या हो तो भाई बताइए। 6-7 अंतर बताया गया, वैसे किताब में 3-4 दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने और भी। हाँ हाँ। तो भाई देखिए, ए मान लीजिए मकान का स्वामी है, और बी ने धमकी दिया कि हमें ये मकान जो 1 लाख का है 5,000 में भी बेच दीजिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो स्वामित्व का ही तो ट्रांसफर हुआ भाई, ये स्वामित्व का हो गया, एक्सटॉर्शन ही तो हुआ। ये प्रपीड़न भी माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 15 में। इसीलिए हम कल भी मैंने पिछले टर्न पर भी कोरिलेट किए थे। एक तो इधर दंड दिलवाइए, और दूसरा आपका कोर्ट में जाकर जो ये विक्रय है उसको कैंसिल करा सकते हैं। दोनों उपाय हैं। यानी कि एक सिविल मुकदमा करिए, और दूसरा क्या, क्रिमिनल। और दोनों मुकदमे साथ में अलग अलग कोर्ट में चलेंगे, ये भी याद रखिए। अगला देखिए भाई आपका, अब कुछ सेक्शन आगे बढ़ा जाए, और जो आपका सेक्शन अगले सेक्शन है आपका, कह सकते हैं कि आपका अगले सेक्शन देखिए। अब एक्सटॉर्शन के लिए साधारण दंड या सादा दंड जो है, यानी कि सामान्य दंड जो दिया गया है, वह दिया गया है आपका 384 में। यानी कि अगर सामान्य तौर पे आपका एक्सटॉर्शन किया गया है, तो दंड का प्रावधान अब देखा जाए कहाँ दिया गया है, 384। अब चूंकि चोरी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सामान्य चोरी, सादा चोरी या साधारण दंड चोरी के लिए कौन सी धारा हम बताए थे, 379। और चोरी का सीरियस रूप कहाँ दिया गया है, 380, 381, 382। सबसे सीरियस रूप कौन है, 382। कौन सी धारा लूट के करीब है, एकदम 382। तो चोरी करने गया है पूरी तैयारी के साथ, हथियार उथियार लेकर। 382 जरूर याद रखे, कई बार आपका यूपी एपीओ और जे में रिपीट किया है। तो उसी प्रकार आपका साधारण उद्यापन के लिए दंड 384 में है। और आगे गंभीर थोड़े मामले आएंगे तो देखिए,
जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो 379 में चोरी के लिए दंड था, सामान्य चोरी, वही दंड आपका उद्यापन में आपका कह सकते हैं सामान्य उद्यापन के लिए दंड है। तो जो एमपी का मॉडल है, देखिए क्या बनाता है कि किन दो धाराओं में दंड की मात्रा समान है। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये एमपी और छत्तीसगढ़ बनाते हैं। तो आपका 379 और 384 में दंड की मात्रा समान है, लेकिन अपराध क्या है, अलग अलग। इसी प्रकार 2-3 और भाई क्वेश्चन निकाला जाए, क्योंकि जे भी आ रहे हैं तो भी 2-4 क्वेश्चन कवर होता रहे। इसी प्रकार आपका किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, तो प्रावधानों में नहीं पाई जाती, लेकिन एक ही दिन दो कानून लागू हुए, वह कॉन्ट्रैक्ट है और एविडेंस है। तो किस तारीख को लागू हुए, 1 सितंबर 1872। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू, ये जो यूपीजे में जूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चन बना है, समानता पर हम चल रहे हैं भाई। यूपीजे में जो बना है वह जूरिस्प्रूडेंस में बना है कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है, तो वह ऐतिहासिक मारेंगे और विश्लेषणात्मक, यानी कि हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। क्या समानता है कि ये दोनों विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा या नेचुरल स्कूल के प्रतिक्रिया स्वरूप या विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई। तो आपका मायावती जी में और आपका अखिलेश जी में क्या समानता है, विचारों में समानता नहीं है, लेकिन एक समानता जरूर है कि ये मोदी जी का क्या करेंगे, विरोध। तो भाई इनमें क्या समानता आई, राजनीतिक में भी जोड़ते रहे थोड़ा कानूनों को, भाई ये समझ लेंगे तो इस जो राजनीतिक या इत्यादि बातें बताई जाती हैं, ये इसलिए बताई जाती हैं, ये बातें लंबे समय तक याद रहती हैं और इस तर्ज पर आप तीनों क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला देखिए भाई आपका 385, 385, देखिए क्या कहता है। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका बेयर एक्ट पर ही लिख लेना है कि अटेम्प्ट टू एक्सटार्सन, यानी कि उद्यापन का प्रयास करना। देखिए फिर एक बार कॉन्सेप्ट भाई क्लियर करिए। उद्यापन का अपराध तब पूर्ण हो जाता है जब जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति अपने हाथों से अभियुक्त को या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति दे देता है, और जब तक संपत्ति न दी जाए तब तक ये आपका उद्यापन का अपराध न होकर प्रयास हो सकता है। तो आप लोग बताइए 385 क्या कहती हैं, आपका भय में डाला गया है कि पैसा दे दिया गया कि दोनों। तो भय में अभी डाला गया, पैसा नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उद्यापन का प्रयास करना 385 में दंडनीय है, इसीलिए दंड की मात्रा थोड़ा कम है। अगर 385 नहीं रहती तो मामला 511 में जाता और प्रयत्न को कहाँ दंडनीय बनाया जाता, 511। भाई इसीलिए दंड की मात्रा कम है। या तो आप भय में डाले हैं या भय में डाले नहीं हैं, बल्कि भय में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो भय में डालने का प्रयास करना और भय में डालना ये दोनों दंडनीय हैं आपका, और इसके लिए दंड की मात्रा ज़्यादा नहीं है, कम है। और भय में डालकर जब पैसा ले लिया तब तो 384 है ही, तो उसमें 3 साल का दंड था
और भय में केवल डाला है तो कितना, 2 साल। तो याद रखिए, पूछ सकता है यहाँ आपका अलग से क्वेश्चन प्री में। अगला देखा जाए 3 आपका 85 हो गया, तो 386 देखिए। किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत्य में के भय में डालकर उद्यापन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 383 में एक्सटॉर्शन हमने बताया, 386 उसका सीरियस रूप है। अब भय में पहले डलवाइए। एक तो शरीर की क्षति का भय दिखाया जा सकता है, दूसरा संपत्ति की क्षति का भय, तीसरा मन की क्षति का भय, और चौथा ख्याति की। तो कानून ये कहता है 386 शरीर का भय दिखाने का प्रावधान करता है और बताता गंभीर रूप है। ये कैसा रूप है एक्सटॉर्शन का, थोड़ा सीरियस। तो क्या कहता है, पहले बेयर एक्ट हम पढ़ देते हैं तब इसको समझाते हैं। किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत्य के भय में डालकर उद्यापन, तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत्य में डालकर उद्यापन करेगा वह दंड का भागी होगा। उद्यापन करेगा तो बताइए पैसा ले लिया गया कि अभी नहीं लिया गया, धन ले लिया गया कि नहीं लिया गया, ले लिया गया भाई। आपका इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति ले ली गई, धन ले लिया गया, तो दंड की मात्रा बढ़ेगी और 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब फिर एक बार इसको समझिए, आपका 384 से कवर करते हैं। भाई थोड़ा कठिन जरूर है, प्रयास करिए समझने का, इधर समझ में कम आता है। 384, 385 और 386, पहले 3 धाराओं पर आ जाए। अगर सामान्य उद्यापन है तो आपका 384 कितना साल सजा, 3, या जुर्माना, या दोनों। अगर एक्सटॉर्शन का प्रयास किया गया है या केवल भय में डाला गया तो कौन सी धारा, 385। लेकिन एक्सटॉर्शन किया गया और भय में भी डाला गया, लेकिन भय बहुत गंभीर था, तो गंभीर किसका भय दिखाया गया था, साधारण चोट का नहीं, अवरोध का नहीं, परिरोध का नहीं, बल्कि किसका भय दिखाया गया हो, मृत्यु का या घोर। यानी कि मैं तुम्हें, अगर तुम पैसा हमें नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कह के पैसा ले लिया गया। पैसा नहीं दिए तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, और ये कहकर पैसा ले लिया गया, यानी कि उद्यापन का अपराध पूर्ण हो गया। तो कौन सी धारा लगती है, 386। तो बताइए उद्यापन का ये साधारण रूप है कि गंभीर, गंभीर। कुछ अगला देखिए 387। उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत्य के भय में डालना। अब यही आपका पॉइंट पकड़ना है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए भाई, गलत ना हो किसी भी हाल में, यहाँ से गलती का पूरा चांस है। बैटरी देखिए तो जा रहे हैं आवाज, हाँ जा रहे हैं ना, हाँ क्योंकि लाल बत्ती जल जाती है तो कभी काल आवाज बीच में गायब हो जाती है। देखिए फिर एक बार हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं भाई, 2-4 लोग पूछ रहे थे इन धाराओं को, इसीलिए थोड़ा समय लेकर बताया जा रहा है। मैं फिर बता दूं, और कोई बात नहीं है। अगर साधारण उद्यापन किया गया है तो फिर एक बार कवर करिए, इसके लिए जो दंड का प्रावधान है 384। और साधारण, अगर आपका साधारण रूप से आपका उद्यापन किया नहीं गया लेकिन भय में डाला गया या भय में डालने का प्रयास किया गया, तो आप उद्यापन पैसा लिया नहीं गया, तब कौन सी धारा मैं बताया, 350। एक क्रम ये बना लेना है। दूसरा क्रम इसी तर्ज पर बनाना है, और तर्ज पर ये बनाना है कि आपका 386 और 387। देखिए कैसे आप याद करेंगे।
अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छत के भय में डाला और वह शरीर की छत का भय था, और जो छत का भय दिखाया गया सामान्य नहीं था, बल्कि किसका भय दिखाया गया? या तो मृत्यु का या घोर उपहत का, और संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत ले ली गई, तब कौन सी धारा लागू होगी? 386। और फिर इसी में एक लाइन केवल जानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छत के भय में डाला, सामान्य छत नहीं थी, या तो मृत्यु दंड की छत थी, माने या तो मृत्यु करने की धमकी, या किसकी? घोर उपहत, लेकिन पैसा अभी लिया नहीं गया, तो पैसा या धन या संपत्ति ले ली गई, और छत का भय कौन दिखाया गया है? मृत्यु या घोर उपहत। तो ये 386, और अभी संपत्ति ली नहीं गई, केवल क्या दिखाया गया? भय। लेकिन किसका भय? छत का। छत में कौन सी क्षति? सभी नहीं, बल्कि या तो मृत्यु की या किसकी? घोर उपहत की। तो कौन सी धारा लागू होगी? 387। यानी कि 387 तब लागू होगी जब उद्यापन अभी किया नहीं गया है, लेकिन भय दिखा दिया गया है, और भय सामान्य नहीं है, या तो मृत्यु का भय दिखाया गया है या किसका? घोर उपहत। तो दोनों में अंतर है, एक में भय दिखाकर पैसा ले लिया गया 386, और किसमें केवल भय दिखाया गया, अभी एक्सटॉर्शन पूरा नहीं हुआ, तो 387। 388 आइए भाई। मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। आइए पहले अभियोग लगाया जाए, तब तो देखिए मैंने 1-2 दिन पहले आपका कंसेप्ट बनाया था, फिर उस कंसेप्ट पर थोड़ा गौर करिए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम हमें 500 रुपया नहीं दोगे तो फर्जी हम मुकदमा कर देंगे, यानी कि झूठा मुकदमा कर देंगे। तो बताइए, एक्सटॉर्शन में क्या बताया था? झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी देकर पैसा वसूलना उद्यापन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दूसरा ये, मान लीजिए ए कहता है कि हे बी, अगर तुम 1 लाख रुपया नहीं दिए तो तुम हमारा लिए भी हो 1 लाख रुपया, और नहीं दिए तो हम मुकदमा कर देंगे। यानी कि या दूसरा उदाहरण देखा जाए, भाई आरोप लगाना है ना, ये तो सिविल मामला आ गया, क्रिमिनल में चला जाए, क्योंकि सिविल मामला नहीं, थोड़ा क्रिमिनल में रहा जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम हमें 1 लाख रुपया नहीं दिए तो जो तुम मुझे घोर उपहत किए हो उसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा। तो ये सत्य आरोप लगाने की धमकी दी गई, और धमकी देकर क्या वसूला गया? पैसा। ये भी शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन माना जाएगा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट पहले बनाइए, तब ये धारा हम पढ़ाएंगे कि चाहे सत्य मुकदमा करने की धमकी दी गई हो या फाल्स मुकदमा, अगर संपत्ति ली गई, धन लिया गया, चेक बुक ले लिया गया, माने मूल्यवान प्रतिभूत, तब भी वह एक्सटॉर्शन माना जाएगा। अब देखिए आपका अब बेरक्ट सही रहेगा भाई। देखिए आपका 388 देखिए 388, मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयास किया है जिसमें सजा मृत्युदंड हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आपका कह सकते हैं कि आरोप लगाता है और कहता है कि पैसा दे दो, तो ऐसी दशा में यह एक्सटॉर्शन माना जाएगा, और ऐसा एक्सटॉर्शन करने वाला कितना दंड का भागी होगा?
तो 10 वर्ष तक के कारावास का। लेकिन अगर यही काम 377 वाला हो तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। तो देखिए आपका मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, ए एक व्यक्ति है और बी को कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, और मुकदमा ऐसा मुकदमा करने की धमकी देता है बी को कि अगर बी को उस मुकदमे में सजा हो तो अधिकतम दंड या तो मृत्यु दंड हो सकता है, या कितना हो सकता है आजीवन कारावास, या कितना हो सकता है 10 वर्ष तक का। तो जो धमकी दिया है ए, ये दंड का भागी होगा। और ए को कितना दंड एक्सटॉर्शन के लिए मिल सकता है? अधिकतम 10 साल। लेकिन अगर ए ने बी को धमकी दिया हो और वह धमकी आईपीसी की धारा वाली हो, अब 377 बताना पड़ेगा। 377 पर केस याद रखिए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के वाद में 2018 में मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने 377 के आधे हिस्से को वाइड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब आधा हिस्सा ही बचा है। तो कौन हिस्सा बचा है? और एक धमकी दिलवा दिया जाए ऐसे, भाई एक धमकी दिलवाया जाए। देखिए आपका जो मानव एक दूसरे से आपस में रिलेशन बनाते थे, अब वह अपराध नहीं रहा। अब ये है कि अगर पक्षियों से आपका नेचर माने अननेचुरल अप्राकृतिक रिलेशन बनाया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा। एक उदाहरण देखा जाए, ए बी को धमकी देता है कि हे बी, तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा कि तुम आपका किसी जानवर से रिलेशन बनाए हो शारीरिक। तो ऐसी दशा में ए के दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी, और ऐसा एक्सटॉर्शन में 10 साल नहीं बल्कि कितना है, ये भी हो सकता है। टेक्निकल क्वेश्चन बन रहे, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये कितना दंड पाएगा? और अगला लास्ट धारा आज की देखिए, तब कल से आपका राबरी कल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन में कई लोगों को इधर की धाराओं में दिक्कत थी। 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर या प्रयत्न करके उद्यापन करना, तो फिर वहीं आ जाएगा। फिर एक बार देखिए, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयास करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और अधिकतम दंड कितना मिलेगा? 10 साल। लेकिन 377 में मामला आ जाए तो आपका कह सकते हैं कि आजीवन कारावास। इसका मतलब ये हुआ कि एक में उद्यापन किया जाता है 388 में, और आपका 389 में उद्यापन का प्रयास किया जाता है। भय दिखा गया, पैसा वैसा लिया नहीं गया। लेकिन एक खासियत आप देखिए कि दोनों में जो सजा की मात्रा है वह बराबर रखी गई है। यानी कि एक खासियत है कि उद्यापन कर दिया तब भी उतना दंड, और उद्यापन का प्रयास किया है या भय में डाला अभी पैसा वैसा लिया नहीं तो उतना ही दंड। लेकिन ये कब? जब किसका भय दिखाया गया हो, या तो मृत्यु का या आजीवन का, माने मृत्यु का नहीं भाई, फिर आपका ऐसे अपराध ऐसा फिर एक बार देखिए लास्ट में, ऐसा मुकदमा कायम करने की धमकी दी गई है जिसमें कि सजा अधिकतम मृत्युदंड हो सकती है या आजीवन कारावास,
या 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो चाहे उद्यापन हो जाए या उद्यापन का भी प्रयास किया गया है, संपत्ति नहीं ली गई है, तो दोनों दशाओं में दंड की मात्रा क्या है, समान है। अगर प्रॉपर्टी ले ली गई तो 388 और अभी प्रॉपर्टी नहीं मिली तो 389। दंड की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार भाई आज एक्सटॉर्शन समाप्त हुआ आपका। कल हम राबरी चलेंगे और आपका अंतर भी पूछा जाता है चोरी और लूट में, उद्यापन लूट में, उसके बाद डकैती। तो कल देखिए जहाँ तक खिंच जाए तो आपका कल और पढ़ाया जाएगा।